नमस्कार साथियों, डाइट बार्डमेल के डिजिटल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन इससे पहले वाले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक कक्षा 10 विज्ञान के पाठ का ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में अपन पढ़ रहे थे। उसी में एक तीसरा बिंदु आता है कि ऑक्सीकरण अपचयन की जो अभिक्रिया होती है उसमें विद्युत धनी तत्वों के संयोजन और वियोजन के आधार पर किस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। तो वो बोलता है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व के अंदर रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत धनी तत्वों का यदि निष्कासन होता है, मतलब वो उस अभिक्रिया में अलग होता है, तो ऐसी क्रिया होने पर वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे ये अपन ये देख रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड और क्लोरीन का जब अपन अभिक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और विद्युत धनी तत्व जो है आयोडीन वहां से पृथक हो जाता है। तो आयोडीन का पोटेशियम आयोडाइड से निष्कासन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। उसी प्रकार अपन हाइड्रोजन डाइसल्फाइड में जब क्लोरीन की क्रिया करते हैं तो इस हाइड्रोजन डाइसल्फाइड के द्वारा सल्फर अलग होने की क्रिया, मतलब विद्युत धनी तत्व के अलग होने की क्रिया जो है वह ऑक्सीकरण कहलाती है। उसी प्रकार यदि किसी भी विद्युत अभिक्रिया में विद्युत धनी तत्वों का यदि योग होता है, जैसे क्लोरीन के साथ में ये मैग्नीशियम का संयोग हुआ है, तो इस प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड बना है, तो यह क्रिया अपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। तो यदि विद्युत धनी तत्वों का संयोग होता है तो अपचयन की क्रिया होती है, और जब उसका वियोजन होता है या निष्कासन होता है तो वह ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। और इसी का जस्ट उल्टा अगर अपन देखें, विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन, तो ये बिल्कुल इसका उल्टा है। इसमें निष्कासन होने पर ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, तो इसके अंदर संयोग होने पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई। जैसे मैग्नीशियम की क्लोरीन के साथ क्रिया करते हैं तो जो है विद्युत ऋणी तत्व का इसमें संयोग हुआ है, क्लोरीन का मैग्नीशियम के साथ संयोग हुआ है और मैग्नीशियम क्लोराइड बना है, यानी कि ये क्रिया ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। और इसके अंदर आप देख रहे हो कि वियोजन, इसमें देखते हैं FeCl3, इसमें जो ये ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणी तत्व है, इसकी कमी हुई, ये इससे अलग हुआ। यहाँ Cl3 था लेकिन यहाँ Cl2 हो गया, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बन गया। इसका मतलब है इसमें से ऋणात्मक तत्व अलग हुआ। तो यदि विद्युत ऋणी तत्वों के अभिक्रिया में वियोजन की क्रिया अगर होती है तो वह अपचयन कहलाती है। तो ये विद्युत धनी तत्व और विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया के बारे में अपन ने पढ़ा। अब एक और आता है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया। तो इसमें ऑक्सीकरण कब होता है? जब किसी भी अभिक्रिया में कोई भी तत्व या इलेक्ट्रॉन का यदि त्याग होता है या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन के त्याग होने की क्रिया पर वह क्रिया ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। इसमें 3 तरीके हैं। यदि उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनता है, जैसे ये देख रहे हैं आप, सोडियम उदासीन परमाणु है, इसमें से इलेक्ट्रॉन त्याग होने पर यह एक धनायन बनता है। और दूसरा है यदि उसके धनायन के अंदर वृद्धि होती है, जैसे आप देख रहे हैं Fe3+2 है और ये +2 की जगह +3 हो गया, मतलब इसके धनायन में वृद्धि हुई। और तीसरा अगर ऋणायन में कमी आना, जैसे यहाँ पर ये -1 है लेकिन यहाँ से ये उदासीन बन गया, मतलब इसमें से ऋणायन की कमी हो गई। तो 3 तरीकों से यदि इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलता है किसी तत्व या परमाणु से, तो ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। और इसी का उल्टा, जब किसी भी अभिक्रिया में किसी तत्व या परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है
उसके जुड़ने की क्रिया को जो है अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये क्लोरीन उदासीन परमाणु है और इसके साथ इलेक्ट्रॉन जुड़कर ये ऋणायन के अंदर बदल जाता है। या आप देख रहे हो कि इसके ऊपर ऋणायन की मात्रा 1 है, लेकिन यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन की जो मात्रा है ये 2 हो गई है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। उसी प्रकार आप देख रहे हो इसमें 2 धनायन है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये उदासीन परमाणु बन रहा है। तो किसी भी अभिक्रिया के अंदर यदि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है तो वह क्रिया अपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। और यदि किसी अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एक और चीज आती है इसके अंदर, कई ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ चलती है। मतलब एक ही अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन की क्रिया भी होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया, आप इसका एक उदाहरण जैसे देखें, जिंक जो होता है उसका जब क्रिया कॉपर सल्फेट से कराई जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर जो है वो मुक्त होती है। तो ये जो क्रिया है ऑक्सीजन का जुड़ना, ये ऑक्सीकरण कहलाता है और इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है तो ये अपचयन कहलाता है। इसी का एक और उदाहरण है Fe2O3 प्लस 3CO, ये दोनों क्रिया करके अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये जुड़ रही है ऑक्सीकरण, और इसमें जो है ये ऑक्सीजन हट रही है तो अपचयन। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर दोनों अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ चलती है तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। और इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार की क्रियाएं होती है। तो इस प्रकार इसके अंदर एक और बात आती है कि जो ऑक्सीकरण करता है तो वो पदार्थ जो है अपचायक कहलाता है। एक और चीज आता है ऑक्सीकारक और अपचायक। इसकी बात भी कई बार आती है। तो ये जो आप देख रहे हैं अपचयन की क्रिया, तो जिसमें अपचयन की क्रिया होती है वो ऑक्सीकारक कहलाता है, और जिसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है तो वो पदार्थ जो है अपचायक होते हैं। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण और अपचायक की भी व्याख्या इसके अंदर बताई गई है। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं साथ साथ में चलती है, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो इसी के साथ अपने इस पाठ का ये टॉपिक पूरा होता है। धन्यवाद।